नमस्कार, मैं CS सुधीर जैन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विद गुड हेल्थ रिटर्न्स। वेल्थ किसको नहीं चाहिए? सभी लोग वेल्थ को पाना चाहते हैं और वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, पर वेल्थ के साथ साथ हेल्थ को गंवाना ये ठीक नहीं है। हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और वेल्थ हमारी आगे बढ़ती चली जाए, यह हमारा लक्ष्य है। क्योंकि बिना वेल्थ के तो हेल्थ को भी अच्छा नहीं रख सकते और बिना हेल्थ के वेल्थ भी अच्छी नहीं रह सकती। तो इसलिए आपस में वेल्थ और हेल्थ का दोनों का आपस में एक कम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन है। दोनों को साथ साथ हमें लेकर चलना होगा। वेल्थ को जनरेट करने के लिए, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, वेल्थ को बनाने के लिए हमारे पास कई वेज हैं। देयर आर सो मैनी मेथड्स एंड सो मैनी वेज। वेल्थ को जनरेट करें कैपिटल मार्केट के थ्रू, जो आज बीते दिनों के समय में आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट के थ्रू आज वेल्थ को जनरेट करने के लिए काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। वेल्थ को बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट का रोल जो है, कैसे हम कैपिटल मार्केट के थ्रू यानी स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उस पर मैं आज आपको हम उस पर बात कर रहे हैं। साथ साथ हेल्थ, गुड हेल्थ रिटर्न्स, ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी हेल्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ लॉस्ट ना हो। हमारी अच्छी हेल्थ हमें रिटर्न्स में मिले, जिससे हम अपनी वेल्थ को अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकें। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये जो कोटेशन है, ये हमें बता रही है कि हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। जो हमारी चाहत है उस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं, बशर्ते उसको हम सही तरीके से लें। जीवन में हर चीज़ को पाया जा सकता है अगर उसको पाने के जो तरीके हैं उसको सही समय पे फॉलो किया जाए। इसी तरह से वेल्थ को जनरेट करके, वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करके, अच्छी हेल्थ रखकर हम अपने जीवन को हैप्पी बना सकते हैं, लॉन्ग लाइफ रह सकते हैं, हेल्दी एंड हैप्पी रह सकते हैं। इस एम पर हमें काम करना है। एवरीवन वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ, फॉर दैट वी टेक अंडर कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स, एनालाइज अल्टरनेटिव्स एंड प्लान टू इंक्रीज आवर रिटर्न्स। अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें एनालाइज करने पड़ेंगे। कई अल्टरनेटिव्स होते हैं कि हाँ, हमें एक्स अल्टरनेटिव पे जाना है, हमें वाई अल्टरनेटिव पे जाना है। वो सोच के हमें जो है, जो हमारे लिए बेस्ट हमें रिटर्न्स दे सके, उस पर हमें काम करना होगा। डिसाइड करना है हमें कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिस्क एपिटाइट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होगी कि मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग कितना रिस्क जो है मैं बियर कर सकता हूँ। क्योंकि कहते ना, जहाँ हाई रिटर्न्स है तो वहाँ हाई रिस्क भी है। तो रिस्क तो साथ साथ चल रहा है हर रिटर्न्स के साथ साथ। तो हमें रिस्क कैपेसिटी अपनी देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम इतना रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपिटाइट का मतलब है कि हम कितना, इन केस अगर कुछ नेगेटिव होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट्स डाउन होती है तो कितना हम बियर कर सकते हैं, कितना हम बियर कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हर एक का अपने अपने एक लेवल है रिस्क एपिटाइट, और ये डिपेंड भी करता है, एज टू एज डिपेंड करता है। जैसे आज यंग जनरेशन्स है जिनके पास लाइफ का ज़्यादा टाइम है, वो उनका रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होती है कंपेयर टू ओल्ड एज सेक्टर्स के अंदर। तो ये पहले से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की, यस, कि मैं इतना फंड्स, इतना पैसा मैं अपने वेल्थ को, इतना मैं अपने जो भी मैं अल्टरनेटिव चूज़ कर रहा हूँ, जो फैक्ट मैं उसमें मैं लगा सकता हूँ। तो ये पहला सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिसाइड करके ही हमें आगे सोचना है। नेक्स्ट है जैसे गोल एंड एम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
गोल एंड एम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि आप जो अपनी वेल्थ को जो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं किस एम से, विद इन शॉर्ट टाइम या विद इन लॉन्ग टाइम। दो इसके सेक्टर्स हैं। एक होता है कि हमारा एम शॉर्ट टाइम के लिए, कि हमें जो भी वेल्थ जनरेट करनी है उसका टाइम पीरियड में भी 6 महीने साल के लिए है, और अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। और किस पर्पस के लिए ये भी है, टाइम स्पैन के साथ साथ आपको पर्पस भी देखना पड़ेगा कि हम जो अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वो हमारा जो पर्पस किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं एजुकेशंस के, अपने बच्चों की एजुकेशंस के लिए वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आगे जो और फैक्टर जैसे मैरिज फैक्टर्स है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स है, उनके लिए सोच रहे हैं। तो ये एक एम हमें आप पहले से डिसाइड करके चलना चाहिए। हमारा जो गोल है उसके अकॉर्डिंग ही हम मीन्स जो हमारा अल्टरनेटिव होगा, यानी कि जिस बेसिस पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है, ये डिसाइड हो सकेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड मार्केट्स। यानी बेसिकली जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट उस जगह के लिए, यानी वहाँ की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट पे, अगर आप कैपिटल मार्केट पे जा रहे हैं तो कैपिटल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। आपको जानना होगा कि वहाँ पर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, किस समय कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना नहीं करना है। साथ साथ वहाँ का नेचर क्या है, वहाँ का बिहेवियर क्या है, उस बेसिकली इन्वेस्टमेंट पैटर्न का वहाँ पर, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसकी आपको एक बेसिक स्टडी ज़रूर कर लेनी चाहिए। कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उससे पहले उसके बारे में जान लेना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस पे भी हमारा बहुत ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो हमें क्लियर है या नहीं है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसके ज़रिए आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन भी है, साथ साथ यू नो डैट लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उसके ज़रिए आप उस पर्टिकुलर मार्केट पे, स्टॉक्स पर आप आपकी रेगुलर एक तरह से ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि उसमें कितना हमें फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ओवर इमोशंस। कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस का यहाँ मतलब है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यू नो डैट इन्वेस्टमेंट के पैटर्न चेंज होते हैं। डिपेंड्स करता है कितना सीनेरियो पूरा जो है यू नो डैट कैपिटल मार्केट्स या स्टॉक मार्केट्स या जहाँ पैसा लगा रहे हैं उसका जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो डिपेंड करता है। उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही है उसके पीछे सीनेरियो, पूरा सीनेरियो, उसमें देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। और कई तरह की जो है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो बात आ रही होती है तो उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं इमोशंस, कई बार होता है बुल मार्केट्स भी होती है, जैसे कि अगर मार्केट तेज़ी में चल रही है तो तेज़ी में आकर हम इमोशंस रखते हैं कि यस वेट करते हैं। कई बार लोग वेट करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आज हमें सेल नहीं करना, अभी और हायर लेवल पे जाने दो, हम उस समय सेल करेंगे। कई लोग होता है डाउन हो रहा होता है तो उस समय बड़े अपने आप को बड़ी फेज़ में ले आते हैं कि हम कितना लॉस बियर कर पा रहे हैं या कितना करेंगे, उसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ये अपने इमोशंस को आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है जब आप कैपिटल मार्केट पे या फाइनेंशियल मार्केट में रहें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो आप उस डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स का कि इन्वेस्टमेंट्स को आपको पर्टिकुलर एक जगह नहीं रखना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग ऑप्शन पे रखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट के अंदर ही, जब हम कैपिटल मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही इंडस्ट्री, जैसे सपोज इंफॉर्मेटिक्स इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं आप, तो साथ साथ आपको क्या करना है, आपको मेटल इंडस्ट्री में भी आप पैसा लगा सकते हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी पैसा लगा सकते हैं साथ साथ। तो अपने पोर्टफोलियो को ना आपको डिफरेंट फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, जैसे सपोज हमने 3 जगह इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट नंबर X, इन्वेस्टमेंट Y, इन्वेस्टमेंट Z। हो सकता है इन्वेस्टमेंट X में हमें फ़ायदा हो रहा हो पर दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट Y के अंदर आपको लॉस हो रहा हो, तो ऐसे में कंपनसेट हो जाते हैं वो चीज़ें। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो है हमें रखना चाहिए, ये ऑल टाइम एडवाइजेबल होता है। तो इन्वेस्टमेंट को एक लेवल पे ना रखते हुए उसको अलग अलग फॉर्म में रखेंगे और तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा।
तो ये बेसिक्स कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैपिटल मार्केट को देखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जहां आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमें जो लेने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने तो उस हमारे पास दो मार्केट्स अवेलेबल हैं, एक है प्राइमरी मार्केट्स और दूसरी होगी सेकेंडरी मार्केट्स। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स की हम बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट्स से है कि जहाँ पर इट रिफर्स टू द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड एंड फर्स्ट इशूड, यानी जहाँ पर शेयर्स, यानी जहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज़ क्रिएट होती है, जहाँ इशूड होती है, प्राइमरी मार्केट। यानी कोई कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च कर रही है, अपने कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, यस, इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, राइट इशू, बोनस इशू, ये सब हमारी प्राइमरी मार्केट्स के अंदर कवर हो जाती है, जहाँ से शेयर्स इशू होते हैं। कंपनी एक रेट पे, एक फिक्स रेट पर कंपनी जो है पब्लिक को शेयर्स देती है। तो प्राइमरी मार्केट्स, तो प्राइमरी मार्केट्स में भी जब आप पैसा लगाने जा रहे हैं, यानी कंपनीज में पैसा लगाने जा रहे हैं, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, मे बी इक्विटी शेयर, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुझे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो उस समय आप उस कंपनी, यानी जिस कंपनी के आप शेयर्स या जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम कर रहे हैं इसमें रेटिंग्स, यानी आपको उस कंपनी की रेटिंग देखनी पड़ेगी। उस कंपनी की रेटिंग जो कि आपको, देयर आर सो मैनी एजेंसीज लाइक केयर, क्रिशल्स, इकरा, उसकी रेटिंग्स, यानी रेटिंग्स का मतलब है कि उस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है एक एजेंसी के द्वारा कि वो कंपनी क्या रिलायबल है, क्या वो कंपनी अपनी डेब्ट्स पे यानी या लाइबिलिटी पर टाइमली पेमेंट कर सकती है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है रेटिंग्स, कि उसकी रेटिंग ए है, बी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जो ये अथोराइज्ड एजेंसीज़ हैं, उनकी रेटिंग को ज़रूर आप कंसीडर करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोमोटर्स बैकग्राउंड। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, यानी जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीदने जा रहे हैं, जिसमें आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस कंपनी को बनाया किसने, उसके प्रोमोटर्स का क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके कितने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर कंसीडर करें जब कभी भी प्राइमरी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन उस कंपनी की कैसी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट उनको ज़रूर कंसीडर करें। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू द अकाउंट्स है, तो उसको भी आप ज़रूर स्टडी करें, उसको भी ज़रूर ऑब्जर्व करें और देखें कि उसके अंदर, अब उसके लिए आपको कुछ जैसे एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन को आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स है, कुछ टूल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए बड़े यूज़फुल रहते हैं। जैसे आप कंपनी के डेप्ट रेशियो देखिए, कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिए, कंपनी के एसेट्स रेशियो देखिए, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की जो है सॉल्वेंसी रेशियोज़, लिक्विडिटी रेशियोज़, प्रॉफिटेबिलिटी, ये आप अलग अलग जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप इस तरह से जज कर पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, कंपनी आने वाले टाइम पे हमें डिविडेंड, बोनस वगैरह प्रोवाइड कर पाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट इससे जो है इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमारी मैक्सिमाइज होगी वेल्थ। ये कम डिपेंड करता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, आज की पोजीशन पे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखें। अगला पॉइंट, हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में उन शेयर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कि कंपनी जो आने वाले प्रोजेक्टों की तरफ जो बात कर रही है, क्योंकि कंपनी फंड रेज कर रही है। प्राइमरी मार्केट से कंपनी बेसिकली फंड्स को रेज कर रही है अपने जो उनके एम है, जो उनका प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जो अपना उनका वेंचर है उसको पूरा करने के लिए। तो
तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर क्या हैं, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी उस जो हमारे से फंड्स ले रही है उस फंड्स को जो वो बिज़नेस में लगाएगी, अपने काम पे लगाएगी, उसको वो कितना आगे बढ़ा सकती है, उसको कितने कितने लेवल पे ले जाएगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी आपको बड़ा कंसर्न रहना पड़ेगा कि कंपनी किस सोच के साथ फंड्स को रेज़ कर रही है और साथ साथ उस फंड्स को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, वेरी फ्रेंकली आपकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज्ड होगी अगर कंपनी, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कंपनी ग्रोथ ले रही है, कंपनी अच्छा अपने आप को प्रॉफिटेबल पोजीशन में लेके आ रही है, तो उसके प्रोस्पेक्ट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, वैल्यूएशंस बहुत अनदर इम्पोर्टेंट इशू कि कंपनी की बेसिकली एसेट्स की वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशंस क्या रहेगी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सेक्टर को भी आप ज़रूर कंसीडर करें कि कंपनी के एसेट्स के अकॉर्डिंग, कंपनी की रियलाइजेशंस पावर के अकॉर्डिंग कंपनी के एसेट्स के साथ कंपनी के शेयर्स की क्या वैल्यूएशन रहेगी, तो ये देखें। तो देर आर सो मैनी, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिफोर गोइंग इनटू द प्राइमरी मार्केट्स। तो एक एस्पेक्ट्स हमारे पास, एक ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का रहेगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम सेकेंडरी मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। सेकेंडरी मार्केट जो है कैपिटल मार्केट का एक अनदर फेस आ जाता है। एक हमें पाथ लेना है, या तो प्राइमरी मार्केट पे जाएं और नहीं तो ये और हमारे पास सेकेंडरी मार्केट्स है। सेकेंडरी मार्केट्स आती है, यानी प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट का नंबर कैसे आया। प्राइमरी मार्केट जहाँ से शेयर्स इशू हुए, क्रिएट हुए, अब ये शेयर्स इशू होने के बाद, क्रिएट होने के बाद जब डेली बेसिस पे ट्रेड होते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटी फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में वो जहाँ पर हमारे शेयर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, जो वहाँ पर सेल और परचेज होगी। तो यहाँ पर आकर जब आते हैं, तो इसमें भी जब ट्रेडिंग की बात आती है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट से पहले कि गोल एंड एम ऑफ योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो उसके साथ साथ वे टू ट्रेड को कंबाइन किया जा सकता है कि आप उस एम में, कि आपका जो एम क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आप सेकेंडरी मार्केट में आए हैं और जो आप सेल परचेज़ कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो वो आप किस फॉर्म में करना चाहते हैं, उसके भी अलग अलग जो है इंट्रा ट्रेड है। जैसे इंट्रा ट्रेड का मतलब विद इन ए डे के अंदर आप जो है ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो वो तो ट्रेडिंग हो गया बेसिकली, वो इन्वेस्टमेंट ना होकर तो वो ट्रेडिंग कंसेप्ट आ गया एक तरह से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम कहें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है कि नॉर्मली हम विद इन ए ईयर के अंदर कितना अपने फंड्स को रेज कर लेंगे, अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं शॉर्ट टर्म। और एक होता है आपका विजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, कि जहाँ पर आप 1, 2, 3, 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है स्पेशली इन इक्विटी मार्केट में है, वो हमारी लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए। अगर हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी है तो शॉर्ट टर्म में तो बेटर है कि हम बॉन्ड्स में या डेप्ट पे जो है ज़्यादा हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें हमें शॉर्ट टर्म में हमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। परंतु जहाँ तक अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी मार्केट्स की बात करें, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा फ्रूटफुल रहती है। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए जो है सेकेंडरी मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ हमारी इन्वेस्टमेंट चाहे प्राइमरी मार्केट में हो चाहे सेकेंडरी मार्केट में हो, चाहे हम कैपिटल मार्केट्स के साथ साथ दूसरे अदर ऑप्शंस में जाएं अपने इन्वेस्टमेंट में, पर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ डैट यहाँ पर अप एंड डाउन्स रहते हैं। हर इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती है, एक्सेप्ट जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको पता है कि हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पर उसमें भी कहीं ना कहीं एक चिंता सबको रहती है, एक टेंशन रहती है कि जब वो अदर साइड में दूसरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख रहे होते हैं, दूसरी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हो सकता है कि रेट्स हाई चल रहे हों, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का जो मैक्सिमाइजेशन रेट है हायर चल रहा हो, तो उस केस में एक स्ट्रेस आ जाती है, एक टेंशन आ जाती है कि हमने तो एक फिक्स रेट पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पर दूसरी साइड पर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हम हायर साइड पर भी जा सकते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, यानी अपनी वेल्थ को जो जनरेट और क्रिएट करके हम बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ हम नॉर्मली भूल जाते हैं, जो कहते हैं कि गेम चेंजिंग फैक्टर बन जाता है, और वो है हमारी, वो फैक्टर है जो कि हम कहीं ना कहीं रिस्क पे ले लेते हैं, और वो है हेल्थ। क्योंकि जो ये फ्लक्चुएशन, जो ये वोलेटाइल जो करेक्टर है इन्वेस्टमेंट्स, एक्चुअली स्पेशली कैपिटल मार्केट का, तो वहाँ पर
हेल्थ को इग्नोर करना हमारे लिए काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो आज मैं इसमें आपको कैपिटल मार्केट के अंदर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो बात कर रहा हूँ, उसको मैंने साथ में गुड हेल्थ रिटर्न्स के साथ मैंने यहाँ जोड़ा आपको, कि हमें अपनी हेल्थ को लॉस्ट करके हमें अपनी वेल्थ को जनरेट करना हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा हमारे लिए बेनिफिशियल जब है हमारे लिए वेल्थ का, जब हमारी अच्छी हेल्थ भी रहे। तो इसलिए हेल्थ को इग्नोर ना करें। तो हेल्थ के ऊपर एक पॉइंट मैंने यहाँ बोला कि ये दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक इंटरनल पर्सनल फैक्टर है जो बाहर के फैक्टर्स पे नहीं, आपके खुद के ऊपर है, डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी हेल्थ जो है, माना कि उसके ऊपर इम्पैक्ट बाहर की चीज़ों से भी आ रहा है, एक्सटर्नल फॉर्म से भी आ रहा है, बट उसको जो लेंगे वो तो आप लेंगे ना। उस हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आपकी हेल्थ पे जो आ रहा है उसको आप ले रहे हैं। तो उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेल्थ के साथ साथ मुझे अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेल्थ को, अल्टीमेटली एम वही आएगा, अच्छी हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ को बढ़ाने का हमारा एम रहेगा। इसलिए मैंने ये साथ में कहा, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। गुड हेल्थ गुड वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक्टिव ब्रेन सबसे बड़ी बात है कि हम अपने फिजिकली फिटनेस के साथ साथ हम गुड हेल्थ में एक्टिव ब्रेन हमें चाहिए। सेकंड, स्टेबल एंड हेल्दी बॉडी चाहिए हमें, स्टेबल एंड हेल्दी बॉडी चाहिए हमारी, कंसिस्टेंट हमारी जो है, हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम ठीक है तो कल बीमार है, पता लगा कल हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है जो अप एंड डाउन हो रही है उसको बियर ही नहीं कर पा रहे हम लोग। तो वो हेल्दी एंड स्टेबल बॉडी। कीप एनर्जेटिक, एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है। यस, एनर्जेटिक, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए। फिर है मेंटेन बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, दोनों का कम्बिनेशंस। क्योंकि देखिए हम माइंड को यूज़ कर रहे हैं, ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली बॉडी का कम्बिनेशन साथ साथ है। हम अच्छी तरह से बैठ पा रहे हैं, अच्छी तरह से हम सोच पा रहे हैं, अच्छी तरह हम देख पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो और इस चीज़ को कैसे पाया जाए, ये सारे फैक्टर्स हम साथ में ले सकते हैं। हमारी बॉडी भी हेल्दी है, हमारा ब्रेन भी हेल्दी है, एक्टिव है, हम एनर्जेटिक हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और हम अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंटिन्यूस बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जो डिसीज़न ले रहे हैं उसको हम ले पा रहे हैं। ये हमारे पास ये हो सकता है। तो इसके लिए हमें आपको हाउ डू वी बैलेंस इट, ये हमने कहा इसके साथ साथ कि किस तरह से कैपिटल मार्केट में या अदर मार्केट्स, अदर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पर रहते हुए भी आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे ऑल टाइम तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आप अपने आप को सदाबहार रख सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम को मैंने बहुत इसमें इम्पोर्टेंट माना। प्राणायाम यानी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना, वो एनी टाइम, यू नो डैट ब्रीथ तो एवरी टाइम हमारे साथ है, और उसका जो कंट्रोल है वो माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी ब्रीथ कंट्रोल होगी तो हमारा माइंड भी कंट्रोल होगा। हाँ, ब्रीथ स्टेबल है तो माइंड भी स्टेबल है, वो भी पीस एंड काम में रह सकता है। यू नो डैट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो बहुत रिस्की सिनेरियो हो जाता है जब स्पेशली आप कैपिटल मार्केट पे देख रहे हैं, चाहे वो स्पेशली सेकेंडरी मार्केट्स पे। तो आप का जो अप एंड डाउन है, उस अप एंड डाउन से जो आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, जो तनाव जो ले रहे होते हैं, तो उस तनाव और स्ट्रेस को आपको तुरंत बैलेंस करना है। तो उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को जरूर याद रखें। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है भस्त्रिका। एक मैं आपको बता रहा हूँ, श्वास, केवल डीप ब्रीथिंग अगर आप लेते ना, आप उसी समय स्ट्रेस से अपने आप को रिलीज कर सकते हैं, उसी समय आप काम मोड पे आ सकते हैं। जैसे मैंने देखो ये लॉन्ग ब्रीथ ली, बस इस लॉन्ग ब्रीथ एंड डीप ब्रीथ से आप यू कैन रियलाइज इट, यू कैन फील इट, कि जैसे सपोज अगर हम स्ट्रेस है, कोई तनाव है, कोई अनप्लेजेंट सीन हमारे साथ चल रहा है, अनप्लेजेंट न्यूज़ हमारे साथ है कि नहीं यार मार्केट इतनी अप होनी चाहिए पर हमारी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत डाउन चल रही है, कहीं ना कहीं तनाव आ गया ना, स्ट्रेस आएगा, क्योंकि लूज़ कर रहे हैं तो तनाव आ रहा है। तो उस समय तनाव पे सीधा इम्पैक्ट हमारे बॉडी के, स्पेशली हार्ट पे, ब्रेन पे, XYZ हमारे किसी भी ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। तो अगर आप उसी समय ब्रीथिंग एक्सरसाइज में, स्पेशली प्राणायाम का ये जो पार्ट है, भस्त्रिका प्राणायाम जो है, अगर वो कर लें, माना कि देखो योग की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम
जिसका एक समय है कि आप इसको सुबह करें, मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, बट डे टू डे यानी डेली रूटीन पे भी आप दिन में भी अपने काम में रहते भी आप इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईजी, सिंपल डीप ब्रीथ, गेट रिलीज। आप एकदम अपनी स्ट्रेस को उसी समय रिलीज़ कर देते हैं, उसी समय आप जो है अपने आप को स्टेबल फील कर सकते हैं। तो एक ये ध्यान रखें, भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसी एक है सिंपली एक नोस्ट्रल से आपने श्वास भरा, दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ा, ये भी बहुत ज़बरदस्त है आपके बेसिकली माइंड को कंट्रोल करने के लिए। इसको हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है, इसको आपने सुना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो इसको भी हम जैसे अगर मैं कहूँ, ये मैंने सिंपल ये है, राइट नोस्ट्रल को बंद करके मैंने लेफ्ट से सांस को इनहेल कर लिया, और ये लेफ्ट से मैंने, और ये राइट से छोड़ दिया, और राइट से भरा और ये लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दिया। और जब इस सांस की मैंने ब्रीथिंग को फील किया, साथ में मैंने को फील कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, जैसे जैसे मैंने लॉन्ग ब्रीथ से भी किया था, और इस तरह से मैंने एक नोस्ट्रल से दूसरे नोस्ट्रल से लिया, उसी समय आप देखेंगे आप एकदम कंट्रोल, आपको एकदम लगेगा कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव एंड बहुत कॉन्फिडेंट मोड पे आ जाएगा। जस्ट फॉर द शेक कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए आपको ये प्रयोग करके देखना है। तो ये बहुत बड़ा रोल है प्राणायाम का, ब्रीथिंग एक्सरसाइज का, जो हमें स्ट्रेस से रिलीज़ कर देता है, टेंशन को हम ओवरकम कर सकते हैं, एंड जो कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है, मुश्किलों को भी जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट आता है हेल्थ का, उससे हम बच सकते हैं। ऐसे एक भ्रामरी प्राणायाम होता है। सिंपली भ्रामरी में हम सिंपली एक हमिंग दे देते हैं, हमिंग नॉर्मल, मैंने ब्रीथ को जैसे ब्रीथ मैंने इनटेक की और साथ में मैंने एक हमिंग दे दी ऐसे, देखिए आप इतना सही एक स्टेप लेते ही आप यू विल फील रिलैक्सेशन योर माइंड। और रिलैक्सेशन होना, स्टेबल होना माइंड का बहुत ज़रूरी है डिसीजंस को लेने के लिए। जो हमें डिसीजंस लेने हैं, समय समय पे हमें जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं, और वो डिसीजन आप जब भी ले सकते हैं जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में हैं, यानी अपने वर्तमान के साथ साथ, प्रेजेंट मोमेंट के साथ साथ आपकी बॉडी एंड आपका माइंड भी वर्तमान में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप प्राणायाम, ये इसमें से जो मैंने आपको जो फ्यू टिप्स दिए स्पेशली, वो इन बातों का आप ध्यान में रखें। उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम में कभी भी, वर्किंग लेवल पे भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और मैंने टिप्स हैं इसमें, जैसे कुछ मुद्रास हैं जो फिंगर टच है, फिंगर टच, उस फिंगर टच के जरिए भी ना आप तुरंत अपने हेल्थ को कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा, ये देखिए, जस्ट मैंने अंगूठे के टिप्स ना मैंने अपने फर्स्ट फिंगर के टॉप से जोड़ दिया, ये बन गई ज्ञान मुद्रा। इसको टच करने से भी ना, देखो इस फिंगर से टच करने से सीधा ब्रेन पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। पिट्यूटरी